केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिर उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट होती है, उसको आइसोमर में लेते क्यों हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी में ऑप्टिकल एक्टिविटी भी आती है, तो ज्यादातर सारी सब सेम है एक्सेप्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखिए आपको एक रिलेशन आना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमर के लिए। स्टूडेंट को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और इसमें समझाने में भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है, तो आप फोकस करिएगा। पहला ऑप्टिकल आइसोमर देखिए दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि होता क्या है एक्चुअल में, बट बाद में आप ऑब्जर्व करोगे कि इसका कॉन्सेप्ट हम एग्जाम में कैसे अप्लाई करेंगे। ना मेरे पास मॉडल है ना कुछ उसका हम देख सकते हैं मिरर इमेज, तो इसके लिए आपको बाद में क्लियर एंड शॉर्ट मेथड पता होना चाहिए, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से कैसे निकाल सकते हैं। अभी आपको ये समझना है कि अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो ऑप्टिकल आइसोमर है क्या एक्चुअल में, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि ये तीन पार्ट्स इसमें मिल के बनता है आपका। एक है आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके वेट, सर वीडियो क्लियर नहीं तो कट रही है और वॉइस भी क्रैक करती है। अब क्लियर है वीडियो? ठीक है, तो आप इसको ध्यान से बस सुनिएगा, बाकी सब 2 क्लास के बाद आपको बहुत इजी लगने लगेगा। अरे वही 2-4 कॉन्सेप्ट है, बट स्टार्टिंग में आपको जस्ट 30 मिनट्स हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा आपको अजीब और बोरिंग लग सकता है, तो थोड़ा सा फोकस करेगा स्टार्टिंग में। ऑप्टिकल एक्टिविटी का आपको रिलेशन पता होना चाहिए, स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं और क्यूरैलिटी क्या होती है। जब आप इन तीनों को आपस में रिलेट कर पाओगे तब आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में ऑप्टिकल आइसोमर है क्या। अब स्टूडेंट को क्या होता है, एक एक टॉपिक क्लियर होता है, वो क्यूरैलिटी जानता है तो इससे इसको रिलेट नहीं कर पाता है। अब क्यूरेल कार्बन जानता है तो वो ये नहीं समझ पाता है कि क्यूरेल कार्बन कब आइसोमर शो करेगा नहीं करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी से उसका क्या रिलेशन है। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। ये हमने काइनेटिक्स में स्टडी किया था, अगर आपको याद हो। ऑप्टिकल एक्टिविटी में मैंने आपको ये बताया था कि जो नॉर्मल लाइट सोर्स होता है, जो एक नॉर्मल लाइट सोर्स होता है, लाइक मान लीजिए बल्ब, स्ट्रीट लाइट, इससे येलो कलर की जो आपकी लाइट इमिट होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये सारी डायरेक्शन में जाता है। इट इज नॉर्मल लाइट सोर्स जो कि ऑल डायरेक्शन में जाता है आपका। अब इस लाइट को हम बेसिकली कन्वर्ट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट में, तो आप क्या करेंगे, इसको प्रिज्म से पास कर देंगे, या ग्रेटलिंग भी यूज कर सकते हैं। प्रिज्म जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, या ग्रेटलिंग भी ले सकते हैं। इसकी खासियत क्या होती है, इसमें जस्ट लाइक 50,000 इस टाइप से बार्स बने हुए रहते हैं, जैसे जेल होता है आपका केज, वैसे इसमें 50,000 लाइन्स ऐसी बनी हुई हैं एकदम शॉर्ट डिस्टेंस पे। तो यहां से सिर्फ वही लाइन पास हो पाती है जो इसके पैरेलल जाए, बाकी सब को ये रोक देता है। तो यहां से सिर्फ एक ही टाइप की लाइट जा पाई। इस लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, जो यूनिडायरेक्शनल है आपकी। फिर जब आप इस प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हो पोलराइमीटर में, दिस इज योर पोलराइमीटर, तो पोलराइमीटर बेसिकली आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं किसी सब्सटेंस की।
मान लीजिए मैंने आपको एक सब्सटेंस दे दिया XYZ, मैंने आपसे पूछा क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, तो आप इस सब्सटेंस को भरोगे इस पोलराइमीटर में। अब उसके बाद यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करोगे, फिर उसकी डायरेक्शन देखोगे क्वालीमीटर की हेल्प से। क्वालीमीटर इज लाइक अ टेलीस्कोप, तो आप यहाँ से मान लीजिए क्वालीमीटर से देख रहे हो उसकी डायरेक्शन को। तो यहाँ से 3 ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं। जो आपका ये लाइट था वो एज इट इज रह सकती है, जैसा डायरेक्शन पहले था बाद में भी वैसे ही आ जाए। ये राइट भी मूव कर सकता है क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। तो वीडियो 3 पॉसिबिलिटीज है इसकी। बहुत ज्यादा अनक्लियर हो गया है। ओके वेट। क्लियर है वीडियो एंड वॉइस? ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था, आप यहाँ से कॉलीमीटर की हेल्प से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, इसके डायरेक्शन को। तो अगर डायरेक्शन एज इट इज मिलती है तो इसको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर इसमें डायरेक्शन वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। अगर वो क्लॉकवाइज घूमा है, अगर डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज थी तो इसको हम डेक्स्ट्रो फॉर्म बोलते हैं, डी फॉर्म। अगर इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज तो अगर वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो वो आपका डी फॉर्म है। दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो एल फॉर्म है आपका। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एक मूवमेंट शो करते हैं आपके क्लॉकवाइज, जस्ट लाइक मान लीजिए ये आपकी प्लेन पोलराइज लाइट थी, अब आपने इसको पास किया इस पोलराइमीटर से, तो अगर ये आपका क्या इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये राइट घूम सकता है, ये लेफ्ट घूम सकता है। तो अगर ये मूवमेंट कोई शो कर रहा है तो मैं इसको बोलूंगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर ये एज इट इज बना हुआ है, पहले भी ऐसे ही था, मान लीजिए 0 पे था, बाद में भी 0 पे ही है, तो मैं इसको बोलूंगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है। अब आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव के बहुत सारे केस आ सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लेन पोलराइज लाइट को हम क्यों बेसिकली बदलते हैं। नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में बदलने का रीजन क्या था? नॉर्मल लाइट को अगर आप पोलराइमीटर से पास करोगे तो ये सारे डायरेक्शन में जा रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्लॉकवाइज घूमा भी है या नहीं घूमा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमा है या नहीं घूमा है। एक साइकिल व्हील को आप कितना भी घुमा लो वो एक जैसे ही दिखता है। तो सेम आपका ये लाइट सोर्स भी है। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, पहले सिर्फ इसको एक ही डायरेक्शन में इसको चेंज कर दिया, फिर पोलराइमीटर से पास करके इसकी डायरेक्शन देखी। अब देखिए जो आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल इनएक्टिव जो होता है सब्सटेंस, ऑप्टिकली इनएक्टिव,
ये 3 कंडीशन में हो सकता है आपका। फर्स्ट कंडीशन वो आपका अकिरैल मॉलिक्यूल हो, सेकेंड कंडीशन होती है वो रेसमिक मिक्सचर फॉर्म कर रहा हो, रेसमिक मिक्सचर इज 50% D एंड 50% L। थर्ड हो सकता है वो आपका मेसो कंपाउंड हो, मेसो मॉलिक्यूल। अब ये कंडीशन आपको समझनी है कि तीनों में डिफरेंस क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कब बन सकता है। देखिए फर्स्ट कंडीशन, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं नॉर्मली एक क्लास में, और जो आपके सक्सेस नहीं पा रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव की। पहले स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टडी कर रहे हैं और वो स्टडी बेसिकली करते ही नहीं है, बीच में छोड़ देते हैं, उन्होंने गिव अप कर दिया है कि अरे मेरे तो बस का है ही नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो वो होते हैं आपकी अकिरैल मॉलिक्यूल। इनमें कैपेसिटी ही नहीं है इस लाइट को घुमाने की, ये घुमा ही नहीं सकते आपके, वो एग्जाम क्लियर कर ही नहीं सकते, उन्हें पता है। तो पहले ही आपकी अकिरैल वाले मॉलिक्यूल हैं। तो अकिरैल वाले मॉलिक्यूल को जब भी आप पोलराइमीटर में रखोगे उनका डायरेक्शन एज इट इज मिलेगा, क्योंकि वो कोई रोटेशन शो नहीं करते हैं। सेकंड है आपके रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर ऐसे स्टूडेंट हैं वो अपना पूरी तरह से हार्डवर्क कर रहे हैं, इसको क्लॉकवाइज वो घुमा रहा है, बट उसको उतने ही उसके दुश्मन लोग उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में गिराने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें आपका 50% D कैरेक्टर हो और 50% L कैरेक्टर हो, मतलब मैंने सब्सटेंस को यहाँ पे फिल करके रखा मान लीजिए, तो मैंने देखा इसमें से हाफ तो ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और हाफ ऐसे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। अब जो लाइट यहाँ से पास होके निकला, जब मैंने कॉलीमीटर से देखा तो मैंने देखा लाइट तो अभी भी वैसे ही डायरेक्शन में है एज इट इज। तो मेरा कंक्लूजन क्या था कि दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, जबकि उसने अंदर से बहुत स्ट्रगल किया है इसको घुमाने के लिए, पर जितना वो क्लॉकवाइज घुमाता था उतना एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता था। तो रेसमिक मिक्सचर की खासियत क्या होती है कि इसमें आपके किरैल सेंटर जरूर होते हैं, वो उसको घुमाता जरूर है, बट इसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन हो जाता है, एक्सटर्नल कैंसिलेशन हो जाता है। जितना इसने इसको राइट घुमाया उतना ही उसने इसको लेफ्ट घुमा दिया, जिसकी वजह से ये आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाते हैं। अब ये सब होता क्या है वो सब आपको आगे पता चलेगा डिटेल में, अभी मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक्चुअल में है क्या क्या ये मेसो मॉलिक्यूल। दे रहा है कि उनका कनेक्ट करो। मेसो मॉलिक्यूल थर्ड टाइप के स्टूडेंट हैं जो आपस में ही बेचारे लड़ते रहते हैं। कई बार आपके माइंड में आता है कि मैं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, खुद ही गिव अप कर देते हैं। तो हाफ माइंड बोल रहा है कि पढ़ो, हाफ माइंड बोल रहा है छोड़ो ये सब मस्ती करो। मेसो की भी सेम हालत है, इसमें आपके पास मोर देन 1 किरैल सेंटर होते हैं। अब इसमें एक तो बोल रहा है चलो क्लॉकवाइज डी बनाएंगे, और दूसरा बोल रहा है ऑपोजिट चलो एल बनाएंगे। अब इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल को जब आप इस पोलराइमीटर में रखोगे, मान लीजिए आपने इस मॉलिक्यूल को एक पोलराइमीटर में रख दिया, अब यहां से लाइट सोर्स आया आपका। अब ये लाइट सोर्स जैसे ही इसने इससे इंटरेक्ट किया तो इसने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया। फिर जैसे ही ये दूसरा सेंटर था इसने बोला अच्छा क्लॉकवाइज कहाँ घुमा रहे हो, इसने फिर से इसको वैसे ही घुमा दिया। अब जब यहाँ से लाइट सोर्स जो गया था उसका डायरेक्शन मुझे एज इट इज ही मिला। तो मेसो की खासियत क्या होती है, इसमें किरैल सेंटर जरूर होते हैं बट इसमें इंटरनल कैंसिलेशन होता है। मोर देन 1 किरैल सेंटर होने की वजह से एक उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो एक उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है विद इन अ मॉलिक्यूल, जिससे ओवरऑल डायरेक्शन आपका वैसा ही बना हुआ है। जबकि रेसमिक में मैंने आपको क्या बताया, रेसमिक में एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है, दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है। पहला एक घुमा देगा उसको, फिर दूसरा थोड़ी देर में आके उसको वैसे ही रख देगा। ये आपका रेसमिक होता है। अकिरैल कौन से होते हैं, जो घुमा ही नहीं सकते। ऐसे मॉलिक्यूल जो यहाँ पे रखे हुए हैं वो रोटेशन शो कर ही नहीं सकते, ऑप्टिकल एक्टिव होते ही नहीं है आपके।
तो ये 3 कंडीशन होती है ऑप्टिकल इनएक्टिव की। हाँ बोलिए। सर वो मीजो मॉलिक्यूल्स नहीं समझ आया, थर्ड कंडीशन समझा दो। वो सब अभी डिटेल में आएगा, बस अभी आपको ओवरव्यू समझना है इसका। मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही लग रहे हो सर रेसमिंग मिक्सचर और मीजो मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या है सर? ठीक है मैं बता रहा हूँ, वेट करिए एक सेकेंड। डी और एल का कौन क्या है? डेक्स्ट्रो फॉर्म, लेवो फॉर्म। डेक्स्ट्रो आपको प्लेन प्राइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, जबकि ये आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। देखिए इसको ऐसे समझिए, पहले मैं रेसमिक फॉर्म बता रहा हूं। एच मान लीजिए, एक ज्यादा इसको डिटेल में नहीं समझना है आपको, बस ओवरव्यू समझना है इसका। ठीक है, मान लीजिए ये जो आपका सब्सटेंस था, ठीक है, ये सब्सटेंस आपने क्या किया, इस पोलराइमीटर में फिल कर दिया। अब मैंने एक सब्सटेंस क्या लिया था, HCl(Bri) और इसको डाल दिया मैंने इस पोलराइमीटर के अंदर। अब इस HCl(Bri) में 2 टाइप के पार्टिकल्स हैं। एक आपके ये है, इसी में से मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन जो है 10⁻23, इसमें से हाफ तो ये वाले हैं और हाफ ये वाले हैं। ये बेसिकली क्या हुआ है, घूम गया है ये आपका। पहले ऐसे दिख रहा था, जब तक लाइट आई वो ऐसा हो गया। तो ये कॉन्टिन्यूस घूमते रहते हैं आपके। तो ये जब इसने लाइट से इंटरेक्ट किया तो इसने बोला कि मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा R, इसने बोला कि मैं ऑपोजिट Cl में हूं, मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा। ये D फॉर्म है, ये L फॉर्म है। वो सब प्रायोरिटी से होता है, वो कम से कम 2-3 क्लास बाद आएगा। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व क्या करना था कि एक ही मॉलिक्यूल में 2 टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, वो एक्सटर्नल थे। एक ने पूरा ट्राई किया उसको घुमाने का क्लॉकवाइज, पर दूसरे ने आके उसके काम को बिगाड़ दिया। मान लीजिए ये आपका नॉर्मल लाइट था, जैसे ही ये इससे कोलाइड हुआ फर्स्ट पार्टिकल से, तो इसका मूवमेंट हमने देखा कि ये क्लॉकवाइज घूम गया है। बट वो जैसे ही आगे बढ़ा तो वो अब इससे कोलाइड हो गया, इसने उसको उतना ही लेफ्ट साइड में घुमा दिया। अब मैं जब इससे कॉलीमीटर से ऑब्जर्व करूंगा कि क्या रोटेशन मिला है, तो स्टिल जैसा पहला था वैसा ही बाद में भी है। बट उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था उसके अंदर 2 टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, जिसको एक क्लॉकवाइज घुमा रहे थे और एक एंटी क्लॉकवाइज, और वो 50-50% में थे। इस वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया। जबकि मेसो में क्या होता है, मेसो में विद इन अ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है आपका। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ये एक सब्सटेंस है, अब इसने इसको बोला कि मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, इसने बोला दूसरे कार्बन सेंटर ने, मेसो से V1 नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए वैलिड है क्या? देखिए वो सब आगे आएगा, वो इंटरनल उसमें सिमेट्री होती है बेसिकली, डायस्टीरियोमर्स बनते हैं, एनेंशियोमर बनते हैं, वो सब आगे की कहानी है। तो जितना भी मैं बताता जा रहा हूं बस उस पर फोकस करते जाइए। इसने बोला कि मैं राइट घुमाऊंगा, इसने बोला मैं लेफ्ट घुमाऊंगा। अब इसकी वजह से हुआ क्या, जो लाइट आ रही थी वो एज इट इज ही बनी रह गई, क्योंकि इसमें इंटरनल कंपनसेशन है, इंटरनल कैंसलेशन है, जबकि इसमें एक्सटर्नल था। पहले लाइट घूम गई, फिर इसके बाद इसने इसको वापस घुमा दिया। जबकि जब यहां से लाइट पास हुई तो जैसे ही घुमाने वाला था उतने में इसने उसको वापस कर दिया। जबकि अक्रेल मॉलिक्यूल की बात करें, उसको आप रख दीजिए, वो घुमा ही नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव 3 कंडीशन में हो सकते हैं। पहला, अक्रेल मॉलिक्यूल हो, वो घुमा ही नहीं सकता। दूसरा हो रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर में किरैल कार्बन होते हैं, किरैल सेंटर, बट आधे उसमें से क्लॉकवाइज घुमाते हैं, आधे एंटी क्लॉकवाइज, 50-50% में। इस वजह से ओवरऑल जब आप डायरेक्शन देखते हो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बना रहता है। थर्ड है मेसो मॉलिक्यूल, जिसके पास सेंटर तो बहुत है घुमाने के लिए उस लाइट को, बट एक उसको जितना क्लॉकवाइज घुमा रहा है उसी में एक सेंटर ऐसा है जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। तो वो होता है इंटरनल कैंसलेशन, इंटरनल कंपनसेशन से।
अब इसको नोट करिए, कुछ डाउट आ रहा है तो पूछिए। सर अब क्लियर हो गया। देखो ऑप्टिकल इनएक्टिव का ना फर्स्ट फॉर्म वाला वो बता दीजिए। अक्यूरेल मॉलिक्यूल जो घुमा नहीं सकता, जैसे मान लीजिए मैं ये ले लेता। अब ये सब होता क्या है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आगे की बात है ये, बहुत अभी मैं ऊपर ऊपर से आपको समझा रहा हूँ। जैसे इसको अगर मैं रख दूं, अब इसको अगर आप, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सुपर इम्पोज कर सकते हैं ना अपनी मिरर इमेजेस। वो सब आगे की बात है ना, अभी उसको आप छोड़िए, सब सुपर इम्पोज वो सब क्या होता है वो अभी क्लियरिटी समझाऊंगा ना तब आएगा। देखिए इसको अगर आप पोलराइमीटर में रख दो तो ये बेचारा घुमा ही नहीं सकता उसको, लाइट का कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा। लाइट जैसे मान लीजिए यूं जा रही थी यूं ही निकल जाएगी, उसका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है। दिस इज अक्यूरेल कार्बन इस वजह से। जबकि रेसमिक मिक्सचर क्या थे, पहले ये घूम गया इतना, फिर आगे बढ़ा तो दूसरे ने इसको घुमा दिया वापस, तो इसका डायरेक्शन एज इट इज बना हुआ है। मेजो क्या थे, ये घूमने की कोशिश कर रहा है, उसी में एक और सेंटर इसको लेफ्ट घुमा रहा है, तो ओवरऑल ये ऐसे ही उससे पास हुआ है आपका। तीन पॉसिबिलिटी होती है, ये इनका इंट्रोडक्शन है, फिर हमें पूरा डिटेल में डिस्कस करना है अभी वन बाय वन। आप सबके पास मॉड्यूल है क्या स्टीरियो आइसोमर का? नहीं सर अभी नहीं है। अभी नहीं है घर पे। हाँ तो घर पे तो है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा उसके। क्या डाउट है पूछिए। ठीक है, a solution is optically inactive due to A option acyryl carbon, option B due to racemic mixture, 50% D and 50% L, option C due to mesoform, option D all of the above। क्या होना चाहिए इसका? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्टिकली इनएक्टिव तीनों कंडीशन से बन सकता है, वो अक्यूरेल कार्बन हो, रेसमिक मिक्सचर हो और मेजो हो, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वी कैन सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन हैज equal number of D and L form molecules. Then A option, it is optically active. Option B, optically inactive. Because of mesoform. Option C, optically inactive due to racemic mixture.
ऑप्शन डी ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू किरैल कार्बन। क्या होना चाहिए इसका? फर्स्ट का आइडिया ना। इक्वल नंबर ऑफ सर सी ऑप्शन होगा लेकिन ए भी होना चाहिए। सी ऑप्शन इक्वल नंबर ऑफ डी एन एल फॉर्म बोल रहा है। अब इक्वल नंबर ऑफ डी एन एल फॉर्म मीन्स आधे तो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और आधे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो ए ऑप्शन क्या बोला? इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव थोड़ी ना होगा वो सॉल्यूशन, उससे जो डायरेक्शन जाएगी आपकी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेगा। दिस इज इनकरेक्ट। सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वो तो दो टाइप्स के शो करते हैं ना, रोटेशन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, तो उस हिसाब से तो होना चाहिए ना। नहीं, मैंने सॉल्यूशन की बात करी है ना, मैंने थोड़ी ना बोला ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। ओवरऑल सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्शन बी ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ मेसोफॉर्म। तो मेसोफॉर्म में तो आपका इंटरनल कंपनसेशन होता है ना कि एक्सटर्नल। दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू रेसमिक मिक्सचर, ये करेक्ट है। रेसमिक मिक्सचर में 50% डी होते हैं, 50% एल होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू किरैल, ड्यू टू अकिरैल कार्बन। अकिरैल होता है तो वो रोटेशन ही शो नहीं कर पाता। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, a solution has internal cancellation or compensation. So it is optically inactive. Because of or then solution is A option meso, option B a racemic mixture, option C a chiral center or carbon, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ए ऑप्शन। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव किसकी वजह से है? इंटरनल कैंसलेशन की वजह से। तो इंटरनल कैंसलेशन मेसो में होता है। अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल लिखता तो वो रेसमिक आता, और अगर मैं बोलता तो रेसमिक हो जाता। कि अगर आप में उसमें दो ग्रुप सेम है, किरैल कार्बन नहीं है, तो उसका रीजन ये होता आपका। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं सेकंड पार्ट में, वो है किरैलिटी। इसको नोट कर लीजिए। टाइम नहीं बचा है, जस्ट 1 सेकेंड। सब एक नोटिस इसको नोट करिए। तो बचा नहीं है। अब मैं आपको पॉइंट लिखा दे रहा हूँ किरैलिटी के, और उसके एक्सप्लेन कल कर दूंगा। ठीक है, 5 मिनट में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं उसके। अच्छा, एक काम करते हैं, तो समझ लीजिए आप इसको पहले, मैं लिखा कल दूंगा। ठीक है, आपको समझना है वो है किरैलिटी क्या होता है।
देखिए जो आपका ये किरैल वर्ड है, ये किरैल वर्ड जब केमिस्ट्री इन्वेंट हुआ है उससे 1000 साल पहले से लोग जानते थे इस किरैल वर्ड के बारे में। इंडिया में भले ही नहीं जानते थे, बट फॉरेन कंट्रीज में सब किरैल के बारे में जानते हैं, किरैल क्या होता है। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ होगा, पर होगा जरूर। ठीक है, अब इस किरैल का एक्चुअल में मतलब क्या है होता है। किरैल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड। ये हैंड को रिप्रेजेंट करता है ग्रीक में। जबकि अगर हम इसके इंग्लिश वर्ड की बात करें, इंग्लिश में इसका मतलब होता है असिमेट्रिकल। अब किरैल बेसिकली, अब जब भी आप अगर हम नॉर्मल पीपल्स की बात करें, वो केमिस्ट्री भले ही नहीं जानते थे, बट ये किरैल वर्ड जरूर जानते थे, अपने हैंड के बारे में जरूर जानते थे। अब कैसे हैंड की प्रॉपर्टीज को जानते हैं, अब उसको आप समझ सकते हो। जैसे लाइक मान लीजिए अगर हम अपने एक हैंड की बात करें, इसको अगर आप एक मिरर में देखो, ठीक है, अगर आप इसको मिरर में देखोगे राइट हैंड को, या मान लीजिए मैं लेफ्ट हैंड को मिरर में देखता हूँ तो मुझे राइट हैंड दिखाई देगा। और अगर मैं इसको अब इसके ऊपर सुपर इम्पोज करके देखूंगा तो ये सुपर इम्पोज नहीं होने वाला है। तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, हमारे जो हैंड है वो आपके बेसिकली किरैल ऑब्जेक्ट है। तो किरैल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि जिनको मिरर पे देखने पे जो उनकी मिरर इमेज आती है वो उस पर सुपर इम्पोज नहीं होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनती है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, किरैल ऑब्जेक्ट है। जैसे आप छोटे रहोगे तो छोटे रहने पे आपको शूज पहनने में खासकर प्रॉब्लम आती है, या सॉक्स पहनने में। आपको इतनी अकल तो रहती नहीं है कि राइट साइड का राइट शू होना चाहिए, लेफ्ट का लेफ्ट, कोई भी उठा के पहन लो। अब उसका रीजन क्या रहता है, उसका रीजन है कि आपकी जो शू है वो भी किरैल है। जो राइट साइड का है वो लेफ्ट साइड में यूज नहीं कर सकते, उसकी दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। ऐसे आपका सॉक्स में होता है। तो अगर आप शू की भी प्रॉपर्टी चेक करोगे, उसको मिरर में देखोगे तो वो सुपर इम्पोज नहीं होगा आपका। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको मिरर पे देखने पे उनका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिलता है उस ऑब्जेक्ट पे, उसको हम बोलते हैं किरैल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी आपका जो किरैलिटी होती है, किरैल ऑब्जेक्ट कितना बड़ा हो सकता है, तो ये इतना बड़ा हो सकता है लाइक अ गैलेक्सी। जितना गैलेक्सी है आपका गैलेक्सी भी किरैल होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है अपनी मिरर इमेज पे। हमारे जो हैंड है ये भी आपके क्या है, किरैल है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जितने आपके अल्फाबेट्स हैं उनको अगर आप मिरर में देखोगे वो सुपर इम्पोज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर ए अल्फाबेट को आपने मिरर में देखा तो ऐसा थोड़ी ना दिखाई देगा, मुझे ऐसा देगा। अब मैं इसको इसके ऊपर रख के देखूं तो क्या सारे पार्टिकल इसको कोइंसाइड कर लेंगे? सो आंसर इज नो, दैट मीन्स दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो जो आपका किरैल ऑब्जेक्ट है वो एक गैलेक्सी जितना भी बड़ा हो सकता है और एक मॉलिक्यूल जितना भी छोटा हो सकता है, जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका किरैल ऑब्जेक्ट है। जो किरैल है वो सुपर इम्पोज होता है कि नहीं होता? सुपर इम्पोजेबल नहीं होता है किरैल। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक गिलास की बात करूं, इस गिलास में कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिंपल मान लीजिए कॉफी का गिलास है, इसको मैं अगर मिरर में देखूंगा तो मुझे ऐसे ही दिखेगा ये। अब मैंने इस गिलास को इसके ऊपर रख के देखा तो ये पूरी तरह से इसको कवर कर लिया, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका मिरर इमेज इस पे सुपर इम्पोजेबल है। तो किरैलिटी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए उसका मिरर इमेज। अब इस मान लीजिए अगर कप में मैं कुछ लिख देता हूं, मान लीजिए मैंने कप लिख दिया, अब इसका मिरर इमेज देखूंगा तो अभी इसका मिरर इमेज आपका सुपर इम्पोज नहीं होगा। ये पी आपका कुछ उल्टा बन चुका है, ठीक है, यू आ गया, मान लीजिए यहाँ पे सी आ गया। अब इसके ऊपर इसको रख के देखूंगा तो ये जो वर्ड है आपके इस पे सुपर इम्पोज होने वाले नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज किरैल ऑब्जेक्ट। जबकि अभी ये क्या था, आपका अकिरैल था। इंग्लिश में अगर हम बात करें, किरैल मीन्स क्या था, असिमेट्रिकल।
असिमेट्रिकल, इसको बीच में से कट करके देखेंगे कोई पोर्शन सेम नहीं आएगा, जबकि ये देखिए इसको कट करके देखिए आपको सेम पोर्शन मिलेगा। तो वही जो आपका किरैल है वो बेसिकली असिमेट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है। देन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में हमें किरैलिटी कैसे पता चलेगी, तो वो हमारे लिए यूजफुल है। किरैल कार्बन की हेल्प से हम फाइंड करते हैं किरैलिटी। इसको मैं कल आपको डिटेल में लिखाऊंगा, अभी बस ओवरव्यू बता रहा हूं इसका। किरैल कार्बन क्या होता है? किरैल कार्बन होता है कार्बन विथ 4 डिफरेंट ग्रुप, कार्बन विथ 4 डिफरेंट ग्रुप। जस्ट फॉर एग्जांपल एक कार्बन है, ये जुड़ा हुआ है H, OH, Cl, आयोडीन से। तो इस कार्बन की जो चारों वैलेंसीज हैं वो अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? दिस इज किरैल कार्बन। अब मैंने आपसे बोला ये आपका एक किरैल ऑब्जेक्ट है ओवरऑल। अब अगर मैंने इसको किरैल ऑब्जेक्ट बोला है, मतलब इसको मिरर में देखूंगा तो इसका जो मिरर इमेज बनने वाला है वो इस पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। अगर आप इसको इसके ऊपर रख के देखोगे ये इस पे सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो किरैल कार्बन क्या होते हैं? कार्बन विथ 4 डिफरेंट ग्रुप। अब इसके आगे मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा, कुछ मॉडल दिखाऊंगा कि सुपर इम्पोज कैसे नहीं होता है। ठीक है, आज की क्लास में कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। नो डाउट सर, सब क्लियर। चलिए, ओके, थैंक यू। Thank you, sir.